हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे 5वां चैप्टर चल रहा था। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और क्लास को क्या करिए, बिल्कुल क्रम से लेते चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था कल मैंने आपको बताया था कि सहगामी शिक्षण क्या होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो चलिए आज जानते हैं कि जो सहगामी शिक्षण होता है तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको और भी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में बता दिया था कि जो रुचिपूर्ण शिक्षण होता है ये क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। सहभागी शिक्षण के बारे में बता दिया था कि इससे क्या होता है। चलिए अब इसके उद्देश्य को जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों लाया गया था सहभागी शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। इसको बोलते हैं एम्स ऑफ पार्टिसिपल टीचिंग। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एम्स ऑफ पार्टिसिपेशन टीचिंग और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सहभागी शिक्षण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि अध्यापक और बच्चों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न करना। इसका मतलब जिसका उद्देश्य है वो क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होगा कि अध्यापक और बच्चों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। यानी टीचर और बच्चों के बीच क्या होगा, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बच्चे किससे पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे और टीचर क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों का आपस में सहयोग होगा। तो वही कहा गया है कि पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि अध्यापक और बच्चों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न करना इसका क्या था, उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इससे क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण का विकास का मतलब क्या होता है कि हर तरीके से विकास होगा बच्चे में। अब इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त कराना है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसके माध्यम से बच्चों को क्या होगा, स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि सहभागी शिक्षण के द्वारा कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करके आनंदमय वातावरण बनाना। इससे क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और उसको क्या होगा, आनंद पढ़ने में आएगा, यानी अच्छा फील होगा। इसका उद्देश्य ये था। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि कक्षा में अध्यापक और बच्चों को क्रियाशील स्थिति में रखना। ये भी इसका क्या था, उद्देश्य था कि कक्षा में जो अध्यापक हैं और बच्चे क्या हों, वो क्रियाशील की स्थिति में रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला शिक्षण विधि आ रही है वो क्या आ रही है, अब आ रही है बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप टीचिंग। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि क्या होती है। इसमें कहा गया है कि बहुस्तरीय शिक्षण में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों यानी अलग अलग रुचि, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये क्या कहलाता है, ये बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक बच्चे, यानी 2 होंगे या इससे क्या होंगे, अधिक भी बच्चे होंगे। अधिक कक्षाओं के बच्चों को क्या किया जाता है, एक साथ बैठा दिया जाता है और व्यक्तिगत रुचि यानी उनके बारे में जाना जाता है कि बच्चे को क्या इंटरेस्ट है। सबकी जो सोचने की क्षमता होगी, जो सबका इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। तो वही कहा गया कि बहुस्तरीय शिक्षण में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियां यानी अलग अलग रुचियां, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। यानी बच्चों की रिकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि बच्चे किस हिसाब से, उसी हिसाब से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। आज के समय में प्राथमिक स्कूल यानी 1 to 5th में अध्यापकों की संख्या कम है जबकि बच्चों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसलिए यह शिक्षण विधि बहुत लाभदायक है। क्या कहा जा रहा है कि जो आज के समय में यानी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्राथमिक स्कूलों में क्या है, प्राथमिक स्कूल यानी 1 to 5th में कि अध्यापकों की संख्या कम है लेकिन बच्चों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ये शिक्षण विधि क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। अब इसके बारे में जानते हैं कि बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी एम्स ऑफ मल्टी स्टेप टीचिंग यानी बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। यानी एम्स ऑफ मल्टी स्टेप मेथड ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए कि बहुस्तरीय शिक्षण विधि क्या होती है, जो होती है तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है,
पहला पॉइंट कह रहा है कि स्कूल परिसर में अनुशासन बनाना। इससे क्या होगा कि जो स्कूल होगा उस वहाँ पे क्या होगा, अनुशासन रहेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों के समय का उपयोग करना तथा कम समय में अधिक बच्चों को शिक्षा देना। इससे क्या होगा कि जब कई सारे बच्चे होंगे तो समय तो कम लगेगा, लेकिन सीख सब लोग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख जाएंगे। तो वही कहा गया कि कम समय में क्या होगा, शिक्षा अच्छी दे दी जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के समय का उपयोग करना तथा कम समय में अधिक बच्चों को शिक्षा देना। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना। सृजनात्मक शक्ति का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव पावर। यानी बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो वही कहा गया इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों का विकास रुचियों और क्षमताओं के आधार पर करना। यानी बच्चों का विकास किस हिसाब से होगा, उनके रुचियों के हिसाब से और उनके अंदर क्या क्षमता है उसके हिसाब से क्या होगा, किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट वो क्या कह रहा है, पाँचवा पॉइंट है वो कह रहा है कि बच्चों को गीत, नाटक, लोकगीत, कविता पाठ के बारे में बच्चों को बताना। यानी इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से बच्चों को गीत के बारे में भी बताया जाएगा, नाटक भी करवाए जाएंगे और लोकगीत के बारे में भी बताया जाएगा और कविता पाठ के बारे में बच्चों को बताना। यानी इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चों को हर तरीके से अच्छी तरीके से चीज़ों को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। अब जो अगली शिक्षण विधि है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। अब जो अगली शिक्षण विधि है वो है दक्षता आधारित शिक्षण। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। यानी इफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग, ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं कि इफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं दक्षता आधारित शिक्षण। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा ज्ञान प्राप्त करने में दक्ष हो जाए। दक्ष का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्या करे, वो चीज़ों को सीख जाए। बच्चा किसी विषय या चीज़ का ज्ञान इस प्रकार सीखे कि वह उसे अपने जीवन में भविष्य में प्रयोग कर सके। मतलब इस हिसाब से सीखना है कि वो क्या करे, अपने फ्यूचर में उसका यूज कर सके, प्रयोग कर सके। इसलिए बच्चों को ऐसे पढ़ाएं जिससे वो अपने विषय में दक्षता प्राप्त कर ले। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण का मतलब यही होता है कि बिल्कुल बच्चा क्या हो, उस सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में हो, बिल्कुल दक्ष का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख ले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि आज के समय में समाज में चारों ओर प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता फैली हुई है। इसलिए बच्चों को चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, कविता लेखन, गणितीय गणनाएं, वाचन, भाषण, नृत्य तथा संगीत आदि में क्या करना चाहिए, आदि में दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे वो समाज में एक अपनी अलग पहचान बना सके। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज के समय में समाज में चारों तरफ क्या है, प्रतिस्पर्धा है और क्या प्रतियोगिता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच क्या होती है, चीज़ें होती हैं कि मतलब दो लोगों में कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब प्रतियोगिता की बारी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि कई सारे लोगों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो वही कहा गया कि इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, कविता लेखन, गणितीय गणना, वाचन, भाषण, नृत्य तथा संगीत आदि में क्या कर लेनी चाहिए, दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे वो समाज में क्या करे, एक अपनी अलग पहचान बना सके। उनके कहने का मतलब इनके ये कि क्या करना चाहिए, एक स्किल सीख लेनी चाहिए। वो किसी न किसी भी कोई भी स्किल हो, लेकिन क्या हो, उसमें दक्ष हो, यानी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हो, जिससे वो क्या हो कि अपने लाइफ का मतलब कि आगे की जो लाइफ है यानी फ्यूचर में क्या कर सके, उसका यूज कर सके और क्या कर सके, अपनी मतलब कि अपना उस स्किल के थ्रू क्या करे, अपना जीवन चला सके। कहने का मतलब यही है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि जो दक्षता आधारित शिक्षण होता है तो इसके सोपान क्या होते हैं। इसमें जो पहला है वो कह रहा है पूर्व तैयारी। जो पूर्व तैयारी होगी तो उसका क्या होगा, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। यानी जो कुछ भी मतलब आप लोग तैयारी करोगे तो उसका क्या होता है, उसका एक उद्देश्य होता है और एक निर्धारण होता है और एक क्या होगी, सहायक कुछ सामग्रियाँ भी होंगी जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, सीखोगे। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यानी विषय वस्तु होनी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो उसके बारे में जानना चाहिए। फिर तीसरा कह रहा है नियम निर्णय का समन्वय, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा कह रहा है अभ्यास, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि अभ्यास कार्य के बीच में की गई त्रुटियों का
शुद्धिकरण। इसके बाद फिर क्या आता है, छठवां जो पॉइंट आता है, छठवां पॉइंट आता है प्रयोग, यानी अभ्यास कार्य जब आप करोगे तो उसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी ना, तो उनका क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। इसके बाद जो छठवां पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो आता है प्रयोग करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ होगी तो उसके बारे में सीखना है। अब चलिए जानते हैं कि दक्षता आधारित का उद्देश्य क्या होता है। ये जो दक्षता आधारित शिक्षण होता है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहा गया है कि बच्चों को दक्ष बनाना, यानी बच्चों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि सहयोग की भावना विकसित करना। इन सब के माध्यम इन जो मतलब ये सारी चीज़ें इसी का उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य है, ये सब दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य यही चारों चीज़ें कौन कौन सी है। पहला कह रहा है बच्चों को दक्ष बनाना, दूसरा कह रहा है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना, यानी बच्चा क्या हो, शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करे, जिससे जब उसको रुचि होगी तभी वो क्या करेगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएगा। जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है सहयोग की भावना विकसित करना, यानी बच्चे को लगे कि हाँ क्या मतलब सहयोग की भावना भी विकसित हो रही है, यानी सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बहुकक्षा शिक्षण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में जानते हैं कि जो बहुकक्षा शिक्षण होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टी क्लास टीचिंग। इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे और चीज़ों को समझते चल रहे होंगे। कहा जा रहा है कि स्कूलों में कक्षा कक्ष या कमरों के कमी की वजह से एक ही कक्षा कक्ष या कमरे में और एक ही समय में दो अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है, बहुकक्षा शिक्षण होता है। आप लोग प्राइमरी में जाओगे टीचिंग करने तो वहाँ पर देखोगे जाके कि क्या होता है, क्या एक बच्चे के लिए एक क्लास होती है क्या, नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 को एक क्लास में बैठा दिया जाता है, जो 4 5 ही बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक क्लास में बैठाया जाता है। तो वही कहा गया है कि स्कूलों में कक्षा कक्ष यानी कमरों की क्या होती है, कमी की वजह से एक ही कक्ष में क्या होता है, एक ही समय में दो अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है, बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। यानी इसका मतलब यही हो गया, क्या हो गया कि बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या किया गया उनको, मतलब 2 3 क्लास के बच्चों को क्या किया गया है, एक क्लास में बैठा दिया गया है और टीचर ने क्या किया, पढ़ाया। तो इससे क्या होगा, मतलब कि कम समय में क्या होगा, बच्चे भी सीख जाएंगे और अच्छी तरीके से सारे बच्चों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और यही बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे होंगे अगर, तो फिर क्या होगा, अगर टीचर अकेला है तो क्या सारे बच्चों को एक साथ सिखा पाएंगे, क्या नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि टीचर की क्या है, कमी है। या तो फिर क्या हो, टीचर भी बराबर हो। तो वही कहा गया है कि फिर इसीलिए क्या किया जाता है कि एक क्लास में कई सारे क्लास के बच्चों को मतलब बैठा दिया जाता है, 1 2 3 एक साथ। तो फिर टीचर क्या करते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, समझ में आ जाता है कम समय में। आज के समय में जनसंख्या बढ़ने के साथ शिक्षण संसाधन घटते जा रहे हैं और विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है जबकि अध्यापक की कमी है, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यही मैंने जो आपको बताया अभी कि बच्चों की संख्या क्या है, ज़्यादा है लेकिन टीचर की कम है, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए बहुकक्षा शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि बहुकक्षा शिक्षण की समस्या। अब इसकी समस्या के बारे में जानते हैं। जो समस्या होती है वो क्या होती है। कहा जा रहा है कि बच्चों और अध्यापक के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। अब किस प्रकार से समस्याएं आती हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होगा, क्या इससे अध्यापक सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, क्या सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो वही कहा गया है कि अध्यापक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि टाइम तो कम होता है ना, तो उसी टाइम में क्या करना होता है, सब कुछ पढ़ाना होता है। तो टीचर क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अध्यापक पर कार्यभार यानी वर्कलोड अधिक हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे जो टीचर होंगे तो उन पर क्या होगा, जो कार्य करने का जो लोड है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो क्या टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे, क्या हर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक सभी बच्चों को अच्छे से परीक्षण नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टीचर को क्या करना होता है, पढ़ाना भी होता है, टाइम लिमिटेड होता है। तो क्या होता है, सारे बच्चों को एक एक बच्चे पर मतलब टीचर क्या करते, प्रशिक्षण नहीं कर पाते कि एक एक बच्चे को क्या करें वो अच्छी तरीके से समझ सकें।
तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होती है, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में जानते हैं। यानी डायग्नोस्टिक और रीमेडिकल टीचिंग, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ये जो डायग्नोसिस होती है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निदान, यानी दूर करना। निदानात्मक शिक्षण वह है जिसमें बच्चों में आए शिक्षा संबंधी दोष, यानी विषयगत मंदता, पिछड़ेपन, अधिगम संबंधी त्रुटियों का पता लगाना और उनके कारणों को ढूंढना, जिससे बच्चों की कठिनाइयों को सुधारा या निदान किया जा सके। शिक्षण क्रिया के 3 रूप होते हैं। निदान का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब यही होता है कि कोई भी मतलब बच्चा है वो किसी तरीके से पिछड़ा है, अब किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका मतलब निदान का मतलब यही होता है कि क्या करना है, उनकी जो प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढना है। कि बच्चे कोई बच्चा है तो आप लोगों ने देखा होगा तो वो चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सुन पा रहा है तो उससे क्या होगा, कान में प्रॉब्लम होगी। कोई बच्चा है जो देख नहीं पाता है तो उसकी क्या होगी, आँख में प्रॉब्लम होगी। तो वही कहा गया है कि निदान का मतलब क्या होता है, दूर करना। यानी निदानात्मक शिक्षण वह है जिसमें बच्चों में आए शिक्षा संबंधी दोष या विषयगत मंदता, पिछड़ेपन, अधिगम संबंधी त्रुटियों को क्या करना है, पता लगाना है और उनके कारणों को ढूंढना है, जिससे बच्चों की क्या हो, कठिनाइयों को सुधारा या निदान किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है शिक्षा क्रिया के रूप होते हैं। कौन कौन से शिक्षण क्रिया के रूप होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो शिक्षण क्रिया के 3 रूप होते हैं। पहला है शिक्षा देना, दूसरा है बच्चे के अंदर आए दोषों का पता लगाना, यानी इसी को बोलते हैं निदानात्मक। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि और आए दोषों को दूर करना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है औपचारिक या चिकित्सात्मक। इसके बारे में मतलब इसको ये बोला जाएगा, जो दोष आएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा औपचारिक या चिकित्सात्मक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है निदानात्मक शिक्षण। इसके बारे में जानते हैं कि ये डायग्नोस्टिक टीचिंग ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। ये क्या होता है, किसी समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाना ही शैक्षणिक निदान कहलाता है। यानी कोई समस्या है तो उसका क्या करना है, पता लगाना कि समस्या क्यों है, यही क्या होता है, यही होता है निदानात्मक शिक्षण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है उपचारिक शिक्षण। तो ये उपचारिक शिक्षण क्या होता है, इसे बोलते हैं रीमेडिकल टीचिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि किसी समस्या को शिक्षण के द्वारा सुलझाना ही उपचारिक शिक्षण कहलाता है। यानी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्या करोगे, उसका सलूशन दोगे ना, तो यही आपका क्या हुआ, उपचार हुआ। जैसे आप लोग बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम किसको बताते हो, डॉक्टर को बताते हो। तो डॉक्टर को बताओगे तो ये क्या है, ये हुआ निदानात्मक, निदान मतलब किया गया। इसके बाद फिर आप डॉक्टर ने क्या किया, आपको दवा दी, तो ये क्या हुआ, ये उपचार हुआ। तो वही है कि किसी समस्या को शिक्षण के द्वारा सुलझाना ये क्या कहलाता है, उपचारिक शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ से जो आप लोगों का चैप्टर था वो समाप्त हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। हम लोग का जो 6वां चैप्टर था वो पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग का अगली क्लास में 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या किया करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चला करिए और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चला करिए और साथ साथ रिवीजन भी करते चला करिए। नहीं तो आप लोगों को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलने हैं। तो चलिए आज क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया। आज क्लास में बताया कि जो सहभागी शिक्षण होता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि होती है ये क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि बहुस्तरीय शिक्षण विधि के जो उद्देश्य होते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है। इसके बाद फिर बताया कि दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। फिर बताया कि जो दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान कौन कौन से होते हैं। फिर बताया कि दक्षता आधारित शिक्षण जो होता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है। फिर बताया कि बहुकक्षा शिक्षण क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि बहुकक्षा शिक्षण की समस्या क्या हो सकती है। फिर बताया कि निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण ये क्या होता है, इनके बारे में बताया। फिर बताया कि जो निदानात्मक शिक्षण होता है और उपचारिक शिक्षण होता है ये क्या होता है। इस तरीके से यहाँ तक
में हम लोगों का जो चैप्टर था 6वां वो पूरा समाप्त हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिएगा अगर ना बनाया हो तो, और क्लास क्या करिएगा बिल्कुल क्रम से लेते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम क्या होता है, नोटिफिकेशन मिलती रहती है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।